Do not hurt anyone with the words. Take the ownership of the children. अपनी mental health को पहले बैलेंस करें। अल्लाह ताला ने जब दुनिया में इंसान को भेजा था ना, तो एक मुकम्मल इंसान भेजा था, लेकिन उसके अंदर जितनी भी खामियां की ना, या तो वो हमने एज पेरेंट, हमने एज अ टीचर, या हमने एज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन की। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको सुख़्ने इल्म लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज के लेक्चर में एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सिस्टम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और ये लेक्चर सुनने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ जो बेल आइकन है, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं, जो कि इस सिलसिले में हम गाहे बगाहे अपलोड करते रहते हैं, उसको आप बखूबी देख सकें यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको मालूम है कि हम ये लेक्चर जो हैं वो पाकिस्तान में असातिज़ा और तालीम से वाबस्ता लोगों की तालीमी सरगर्मियों, बच्चों को पढ़ाने और उनको मावनत फ़राहम करने के सिलसिले में हम बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ये लेक्चर इसी सिलसिले की कोशिश का एक आधा है। इस सिलसिले में जो आज का लेक्चर है, उसका उन्वान है सीखा हुआ एहसास से बेबसी, और इसको लर्न्ड हेल्पलेसनेस का नाम दिया गया है। हमारी आज की मेहमान मुकर्रर हैं मोहतरमा अमरीन फातिमा साहिबा, और आप जो है वो तदरीसी और इंतज़ामी तजुर्बात की बुनियाद पर आप तालीम को कम्युनिटीज़ की तरक्की, खुद इन्हिसारी और पायदार मुस्तकबिल का बुनियादी स्तून करार देती हैं। इन लेक्चर्स में आपकी भरपूर शमूलियत ना सिर्फ आपकी तदरीसी सलाहियतों में इजाफा करेगी, बल्कि हमारे लिए भी हौसला अफजाई का बायस बनेगी, ताकि हम मेयार तालीम के फ़रोग के सफ़र को मज़ीद मौसर तरीके से जारी रख सकें। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपना असातिज़ा और अमले को इस लेक्चर में शिरकत की तरगीब दें, और काइंडली हमें फीडबैक भी दें। मोहतरमा अमरीन साहिबा जो हैं वो कराची में फातिमा यूनिवर्सिटी में इल्म और तदरीस से वाबस्ता है, और इनका एक वसी तजर्बा है तलबा को की किरदार साजी में और उनको पढ़ाने में। और मोहतरमा अमरीन साहिबा साहब तशरीफ ला चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नुसरत साहब आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से है। और अल्हम्दुलिल्लाह। viewers, with this I invite मोहतरमा अमरीन फातिमा to deliver her lecture on सीखा हुआ एहसास बेबसी, जिसका हमने तजर्बा किया है। Assalamu alaikum, everyone. And I hope that today's session would be more interactive, and I would like to engage all the audience. ये हमेशा से मेरी strategy रहती है कि जब भी चाहे either it be online or it be physical, I love interacting with my audience. So आपके पास screen में आपका जो chat box है उसके अंदर एक link share हुआ है। मेरी request यही होगी आप लोगों से कि आप उस link को open कर लें, because you will be able to respond to the questions which have been asked. So साथ ही साथ आपको ये करना होगा कि आप लिंक क्लिक करेंगे तो मैं आपको फिर गाइड करती रहूंगी कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट योर रिस्पॉन्सेज ऑन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो लेट्स बिगिन। आज का जो मेरा सेशन मुझे शुरू करना था उसका, बिफोर वी मूव ऑन विद द थिंग्स, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, हैव यू एवर स्टॉप्ड ट्राइंग बिकॉज यू बिलीव्ड नथिंग वुड चेंज? कभी जिंदगी में आपको ये एहसास हुआ हो कि अब मैं जिंदगी में, मतलब अब मैं ये कर नहीं सकती एंड आई वांट टू गिव अप, अब मुझसे ये काम नहीं हो सकता, या थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी, या जो है आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और अब आप गिव अप कर देते हैं कि नहीं बस अब मेरी बस हुई? तो अगर आपने ऐसी सिचुएशन को फेस किया है तो आप लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पहली स्लाइड खुलेगी तो यही आएगी जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त अपीयर हुई हुई आइस ब्रेकर की। उसमें आप जो ऑप्शन है, क्या आपने ये ऑफन फील किया है, समटाइम्स फील किया है, रेयरली फील किया है, या कभी भी फील नहीं किया, तो इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द आंसर्स फ्रॉम इट। सो आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू प्लीज जस्ट क्लिक एंड रिस्पॉन्ड टू अस। कभी आपने ये फील किया है कि जिंदगी में आप हार मान जाएं कि नहीं बस अब मेरी बस हुई, नाउ आई कैन नॉट डू एनी थिंग?
सो आप बताएं कि ये जिंदगी में आपके साथ अक्सर होता है, कभी कभार होता है, बहुत ही कम कभी हुआ हो, या कभी भी नहीं हुआ हो? सो प्लीज just respond us so that we can start our lecture further. Let's move ahead. So sometimes yes, जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई लम्हा ऐसा आता है कि जब हम अपनी जिंदगी से हार मान जाते हैं। और इसी एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हार मानी नहीं जाती है। ये हार जो है हम सीख कर मानते हैं। इस तरह से सीखते हैं कि वी लर्न टू बिकम हेल्पलेस, एंड वी लर्न टू बिकम हेल्पलेस बिकॉज ऑफ सम ऑफ द वेरी इमिनेंट एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स। सबसे पहला होता है हमारा अपना इन्वायरमेंट। हमारा जो अपना इन्वायरमेंट है, या तो वो हमें मजबूर कर देता है कि हम ये बात, हम अपनी जिंदगी में हार मान जाएं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक टीचर जो है वो अपने उस बच्चे को जो उसके सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा, उसको नेगेटिव कमेंट्स करके इस बात का एहसास दिला देती है कि वो ये चीज कर ही नहीं सकता। अब चाहे वो टीचर इंटेंशनली करती है, अनइंटेंशनली करती है, हमारे अल्फाज बच्चों को इस बात के लिए राजी कर देते हैं कि वो इस काम करने के लिए काबिल नहीं है। बेसिकली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इंसान जो है वो जब जिंदगी में कोई भी चीज गिव अप करता है तो उसके पीछे ये नहीं होता कि उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, बल्कि वो लोग होते हैं, वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जो उसको मजबूर करते हैं कि जी। वो हिम्मत हार जाता है, राइट? वरना हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कैंसर से भी लड़कर वापस अपनी जिंदगी जीते हैं, जस्ट बिकॉज दे बिलीव इन देयर सेल्फ। बट if the environment is not supportive, the parents are not supportive, the teachers are not supportive, then they started believing that they cannot cope up with the life. So this is what we are going to, this is what about our topic is. अगर हम अपने लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि लर्न हेल्पलेसनेस होती क्या है, फिर हम इसको ये देखेंगे कि ये डेवलप कैसे होती है हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे अपने बच्चों में, और हमारे हमारे रिश्तों में। एंड देन वी आर गोइंग टू ऑल्सो सी कुछ सर्टन एग्जाम्पल्स आउट ऑफ इट, एंड देन वी आर गोइंग टू ट्राई टू अप्लाई इट, राइट? अच्छा, अब नाउ जी। लेट्स एक्सप्लेन इट इन डिटेल दैट व्हाट इज एक्चुअली लर्न्ड हेल्पलेसनेस। अब आप ये देखेंगे साइकिल है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस इज बेसिकली it is a psychological state where the individual believe they have no control over the outcomes, leading to passivity even when control is possible. ये जो कॉन्सेप्ट है वो मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था। और ये कॉन्सेप्ट उस वक्त इस बात का एहसास दिलाता है कि जब इंसान को अपनी जिंदगी से कंट्रोल खत्म हो जाए, लाइक चीजें वो संभाल ना पा रहा हो, उसको सेंस ऑफ फेलियर फील हो रहा हो, उसको लग रहा हो कि उसके जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, और उसको जो है अपनी ग्रेड्स नहीं मिल रहे हों, अचीवमेंट उसकी ना हो रही हो, और इसके अलावा जो है उसका जो है नेगेटिव आउटलुक डेवलप हो जाता है। सो दिस इज द रीजन कि हम बोलते हैं कि हमने लर्न्ड हेल्पलेसनेस को अपना किरदार का हिस्सा बना लिया है। ठीक है। नाउ दिस थिंग इज लाइक दैट, if you see that I have put the quote that control begins within small steps। आप जो है जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके चीजों पे कंट्रोल हासिल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से जिन चीजों पे आपने कंट्रोल हासिल किया है वो आप लोगों की नेगेटिविटी की वजह से, या आपको जो सपोर्ट नहीं मिलता उसकी वजह से जो है वो उसको खो देते हैं। और ये गलती हम एज अ उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं। उनके लिए जी। ऑलरेडी जिंदगी जो है वो चैलेंज होती है। इधर इट बी देयर फाइनेंशियल रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन, कॉग्निटिव रीजन, फिजिकल रीजन, जिस भी वजह से वो अगर अपनी एकेडमिकली या एज अ पर्सन ग्रूम नहीं कर पा रहे होते हैं, और उसके अंदर हम जो है वो उनको और मजीद कंट्रोल उनके हाथ से लेकर अपने हाथ में लेने के बाद उनको इस बात का लेबल कर देते हैं कि यू आर अनेबल टू डू सर्टेन थिंग्स। और फिर खुदा के अ, कानून के खिलाफ, खुदा की कुदरत के खिलाफ हम उसको इस बात से मजबूर कर देते हैं कि उसके अंदर वो सलाहियत होती है, वो दिमाग होता है, वो अकल होती है, लेकिन हमारी ही गलतियों की वजह से हम उससे वो नेमत को छीन लेते हैं। So this is one of the very
इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय मार्टिन सेलिगमैन, और इसी को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपको व्हाट डू यू थिंक, यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स आल्सो बाय टाइपिंग, कि लर्न हेल्पलेसनेस होती क्या है? क्या ये पर्सनालिटी ट्रेट है या एक लर्नड बिहेवियर है? ये इंसान की अपनी शख्सियत का पार्ट होता है या इसको जो है सीखा जाता है? जस्ट कैन यू जस्ट शेयर योर आंसर्स टू इट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अप टिल नाउ अबाउट इट? कोर्स आई वुड लाइक टू आस्क यू के क्योंकि इसमें लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है सीखा हुआ एहसास से बेबसी। तो सीखने से आप आई वुड लाइक कि थोड़ा-सा आप उसको आप डिफाइन कीजिए कि सीखने से मुराद ये है कि ये ज़िंदगी को उस इंडिविजुअल को या उस स्टूडेंट को सिखा देती है, या कोई एक इंसान जो है अपने तजुर्बात से अपनी ज़िंदगी के अच्छे या बुरे तल्ख़ या अच्छे तजुर्बात से सीख लेता है कि वो फर्दर आगे कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ये जो लर्न्ड हेल्पलेसनेस होती है वो बेसिकली नेगेटिविटी की वजह से डेवलप्ड होती है। कभी भी अच्छे तजुर्बात की वजह से इंसान इस बात का एहसास नहीं करता कि ये मेरा एहसास बेबसी है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, एहसास एग्ज़ैक्टली। बेबसी उस वक्त डेवलप होता है जब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, और नेगेटिव एक्सपीरियंस जो हैं वो हम जाने अनजाने में एक उस्ताद की हैसियत से हर बच्चे को दे सकते हैं। जब हम बच्चों को उसकी कैपेसिटी को उसको अंडरस्टैंड किए बगैर उसको ये बोल सकते हैं कि ओके, यू नाउ कैन नॉट डू इट एंड आई एम लाइक, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दिस फ्रॉम यू। या ए माँ बाप जो अपने बच्चों को जो है वो प्रेशराइज करने के बाद उनको हम इतना वो बना देते हैं कि वो इस काबिल नहीं रहते हैं कि वो अपनी जिंदगी के खुद के फैसले कर सकें। अच्छा देखिए, ये दो एक्सट्रीम्स पे होता है। या तो हम बहुत ज्यादा पैम्पर कर देते हैं तो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता, या हम उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता और वो ये बात समझ लेता है कि ये सलाहियत उसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब ये हो कि जिसको एहसासे बेबसी, यानी कि उसके पास वो काम करने की सलाहियत ही नहीं है, इस बात का एहसास अगर डेवलप हो गया है तो वो हर चीज के लिए होगा नहीं। किसी को ये एहसास सिर्फ एकेडमिक्स के लिए डेवलप होता है, किसी को ये बात एहसास अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए होता है, किसी को ये एहसास अपने मुकम्मल इंसान होने के लिए होता है, किसी को ये एहसास जो है वो अपनी लाइक स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप करने के लिए होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि उसके ऐसे बच्चे के साथ ऐसा हुआ क्या जिसकी बेसिस पर जो है वो उसने इतना बड़ा जो है वो एहसास अपने अंदर पैदा कर लिया। सो दिस इज लाइक, आई वुड से कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट कि इसमें जो है स्लेगमैन ने बोला क्या है, हाउ इट वर्कड आउट इन इन हिज एक्सपेरिमेंट। हम आगे जाके उसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। ओके, सो एम आई एबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज दिस सीखा हुआ एहसास कमतरी? सो जी, ये जो मैंने प्लीज़। आपका सवाल था ना, कि लर्नड हेल्पलेसनेस आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है या लर्नड बिहेवियर, ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर पर्सनालिटी पार्ट। अल्लाह ताला हैज गिवन अ ह्यूमन बीइंग स्टेटस ऑफ अशरफुल मखलूकात, राइट? तो इट्स राइट। नॉट योर पर्सनालिटी ट्रेट, इट इज व्हाट which is learned from the environment, learned from the people you interact with। लर्न फ्रॉम और ये द फेलियर्स ऑफ लाइफ। यस, लर्न फ्रॉम द फेलियर्स ऑफ लाइफ, यस, वेरी वेरी ट्रू। और फेलियर ऑफ लाइफ से जो है ना, हम दो चीजें सीख सकते हैं। इंसान का अगर पॉजिटिव आउटलुक होगा तो वो उससे ये सीखेगा कि मैं अपनी गलतियों को किस तरह सुधारूं। लेकिन अगर वो लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार होगा तो फिर वो नेगेटिव होगा। तो वो नेगेटिव होने की वजह से लर्न हेल्पलेसनेस जो है वो इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली। तो इसी आइडिया को लेकर जो है वो स्लेगमैन ने ये थ्योरी दी थी, मार्टिन स्लेगमैन ने। और इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम करते हैं शुरू। जी, इफ वी प्लीज़। टॉक, ओके, सो यू कैन सी द स्लाइड जिसमें ये एक डॉग है। इसमें जो स्लेगमैन ने एक डॉग को नॉर्म एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे छोड़ा जहां पर डॉग ने जहां पर करंट पास होता है। तो उस वक्त जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं किया। तो पहली बार जब उन्होंने डॉग को वहां छोड़ा, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई वहां पर यानी शॉक नहीं था, यू कैन सी दिस स्टील ट्रे सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इस केज के अंदर जो है वो अभी इलेक्ट्रिकुलेटेड नहीं है ये। ओके,
सो दिस इज अ केज जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलेटेड केज है ये। और अभी इसके अंदर करंट पास नहीं किया है, और इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करके जब डॉग को फर्स्ट टाइम स्लेगमैन ने अपने केज में उसके छोड़ा, तो द डॉग जस्ट, ये बीच में आपको जो हर्डल हर्डल नजर आ रहा है, जी, उसने जो जी। है उस हर्डल को जंप करके एक जगह से दूसरी जगह चला गया। नाउ व्हाट हैपेंड कि जब उसने दूसरी बार जो है वहां पर करंट को ऑन किया, इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन किया और उसको केज में छोड़ा, तो उसने ऑफ कोर्स उसको डॉग को शॉक आया। जब उसको शॉक आया तो उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ही ये जब उसको एडमिनिस्टर किया गया तो इसके डॉग ने जो है वो थोड़ी सी हरकत की, एंड देन वहां पर जो है एक आप ये देख रहे हैं कि लाइट जो है वो जलने लग गई। उस लाइट से वो डर कर जो है वहां बैठ गया। जब वो वहां बैठ गया तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया, और उसने उस हर्डल को जंप करके दूसरी साइड पे नहीं आया जहां पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। सो ही स्टार्टेड गिविंग अप। फिर उसने तीसरी बार जो है दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ऑफ किया, और फिर जब उसने वहां डॉग को छोड़ा, जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं हुआ, सो व्हाट डू यू थिंक कि अब क्या हुआ होगा? हाउ डॉग वुड हैव रिएक्टेड नाउ दिस टाइम? Think so. व्हाट डू It यू थिंक? he was irritated by the light. I think so. At first it was that he was not feeling any sort of irritation यस। क्योंकि उस वक्त करंट नहीं थी। सेकेंडली जब उसमें करंट डाली गई तो उससे थोड़ा सा उसको ट्रिगर हुआ, उसके अंदर एक खौफ पैदा हुआ। राइट। तो जब सेकंड बार डाला तो करंट था, तो सो करंट फील हुआ, तो उसने जो है वो कोशिश की, लेकिन वो करंट से कंट्रोल नहीं कर पाया, और लाइट ने उसको फियर फैक्टर भी डेवलप कर दिया, राइट? बिल्कुल। जिसकी तो ये वजह दोनों से चीजें वो इसके बैठ साथ गया। साथ चीजें चीजें पैदा हुई कि जब ये लाइट पैदा होती है तो इसका मतलब है कि इट्स फियर फॉर हिम। यस। उसने इसको साथ डेवलप कर लिया कि लाइट एंड करंट दे आर टुगेदर। एग्जैक्टली exactly। अब जो है तीसरी बार जो है वो उसने इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी, यानी कि जो बिल्कुल फर्स्ट सिनेरियो था उस तरीके का सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए, जिसमें जो है ना लाइट जल रही है और ना ही करंट आ रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि डॉग ने क्या किया होगा फिर? आई थिंक सो इफ आई हैव टू आंसर, तो उसके जहन में जो एक्सपीरियंस था पहले वो ये था कि व्हेन ही ट्राई टू क्रॉस तो उसमें करंट हम्म। आ जाती है और लाइट ऑन हो हम्म। जाती है, तो वो पहले के जो फियर था वो उसको फर्दर ट्राई करने से रोकेगा। बिल्कुल सही। और यही हुआ इनके एक्सपेरिमेंट्स को बार बार करने पर कि स्लेगमैन के डॉग ने, डिफरेंट डॉग्स ने इसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि उसने फिर जब दोबारा से जब उसने सीख लिया, लर्न कर लिया कि मैं अब हेल्पलेस हूँ, मैं अपने अब मैं उस पार नहीं जा सकता जहां पे करंट नहीं है, तो जी, जी। उसने जब इलेक्ट्रिसिटी करंट शॉक फील भी नहीं हुआ था, लाइट भी नहीं जल रही थी, लेकिन उस फियर फैक्टर को क्योंकि उसने सीख लिया था, एक सीखा हुआ एहसास बेबसी उसके अंदर बेदार हो गया था, जिस वजह से उसने प्रैक्टिस ही नहीं की और एफर्ट ही नहीं की कि वो दूसरी साइड पर जंप करके जाए। सो दिस इज वेरी ट्रू, दिस लाइक द डॉग नेवर ट्राइड टू escape again once he started, once he learned this helplessness. So this is how this thing had happened कि first in the initial stage he had control, then in the second stage he lost the control, or due to that loss of control what happened that he started expecting failure कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। और ये इंसानों के साथ, जब हम एक डॉग के साथ ऐसा कर रहे हैं तो वी फील सो बैड। आपको पता है स्लेगमैन को इतना क्रिटिसिज्म मिला लिटरेचर में, दैट एवरीवन वाज लाइक के व्हाई टू ट्रीट द एनिमल इन सच अ वे। सो हाउ वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स can treat the human beings in such a way? Can't we just being responsible educators? हमें तो ये भी नहीं मालूम होता कि कभी कभी जो है हम अपने बुजुर्गों को, या हम अपने बच्चों को, चाहे वो हमारे अपने स्टूडेंट्स हो या हमारे अपने बच्चे हो या कोई भी हो, हम अपने अल्फाज से किस तरीके से उनको डैमेज करते हैं। So if people are criticizing not to means this hurt the dog, so how we can expect that people are hurting people who are actually human being who have akal जैसी नेमत? So this is what we are going to discuss in this whole lecture कि अब ये जो है यानी कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इखलाकी सबक है जिसको हमें सीखने की ज़रूरत है
कि we being the teachers should take the responsibility of every decision we are making in our teaching philosophy. जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो बच्चे की ज़िंदगी पर एक गहरा असर छोड़ते हैं। और ये बात रिसर्च साबित कर चुकी है कि हमारी जो फिजिकल अप्रेजल्स हैं या मोटिवेशन है या हमारे जो फिजिकल रिवॉर्ड्स हैं या फिजिकली मारना भी बच्चों को, वो इतना ज़्यादा दाग नहीं छोड़ता जो आपके अल्फाज उस बच्चे की किरदार पर दाग छोड़ जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज़ दैट। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मैंने अगेन आपसे ये क्वेश्चन किया है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाई डिड द डॉग स्टॉप ट्राइंग। सो वी हैव दिस पोल, इफ यू आर एबल टू डू दिस और सेंड इन चैट सो यू आर मोर देन वेलकम, अदरवाइज यू कैन स्विच ऑन द माइक एंड शेयर दैट वो उस डॉग की क्या वजह थी कि उसने ट्राई करना छोड़ दिया, लैक ऑफ इंटेलिजेंस या फियर या लेजीनेस या लर्निंग एक्सपेक्टेशन ऑफ नो कंट्रोल, learn expectation of no control. यस, दिस इज व्हाट ही थॉट, आई थिंक सो, कि उसको पता लगा कि जब वो वहां से गुजरेगा तो लाइट Hmm. का मतलब ये है कि नीचे करंट है। उसने Right. जस्ट स्टार्ट ट्राइंग अगेन, उसने वो कोशिश करना अपनी बंद कर दी कि वो मजीद आगे कोशिश ना करे इसमें। जब वो जाएगा तो फिर दोबारा उसको करंट लगेगी। सो लाइट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन, उसकी लाइट जो Right. है वो एक इंडिकेशन बन गई So और वो इसके इस अंदर चीज से वो क्या परेशान डेवलप था। हुआ? तो डॉग ने क्या करना छोड़ दिया? अपना इंटेलिजेंस यूज उसने करना छोड़ कोशिश दिया करना या छोड़ दी फिर? जी, उसने यस कोशिश ही करना छोड़ दी। यस उसने ही लर्नड कि उसको कोई भी कंट्रोल नहीं है अपने एनवायरनमेंट पे, सो ही स्टॉप्ड ट्राइंग, राइट? जी सो नाउ देयर इज अ वीडियो व्हिच आई वुड लाइक टू शो। जी, प्लीज, श्योर। What if I told you that your child might be silently giving up, not because they're lazy, not because they don't care, but because they've learned it's safer to stop trying? This hidden trap is called learned helplessness, and it's far more common than most parents or educators realize. Originally discovered in a psychology experiment involving dogs, this concept now explains a heartbreaking reality. When someone repeatedly faces failure or trauma, they may stop trying altogether, even when escape or success is possible. Think about it. How many students stop studying after a few bad grades, or kids stop speaking up after being ignored or criticized? It's not a lack of intelligence, it's a belief that nothing they do will change the outcome. In this video, we'll uncover how learned helplessness forms, what it looks like in children, teens, and even adults, and most importantly, how to break the cycle. You'll discover how simple shifts in environment, language, and encouragement can rewire the brain for resilience. We'll explore powerful research backed strategies like building a growth mindset, celebrating effort over outcome, and teaching emotional regulation techniques that restore a sense of control. By the end of this video, you'll know exactly how to spot the signs early and take action to help your child or even yourself move from helplessness to empowerment. Because the truth is, learned helplessness is not a life sentence. With the right support, it can be unlearned and replaced with confidence, persistence, and hope. Right. So we just learned that how learned helplessness damages the child. Can just anyone share? Now we are going to just discuss one thing. That is, my question to you all is now that in our educational context, where might learned helplessness develop most? ये सबसे ज्यादा कब, कहाँ डेवलप होती है? Where? In educational context. Just we if audience can participate or we can just discuss it among ourselves only, then it's okay. अगर आई वुड लव कि हमारे जो ऑडियंस है उनमें से कोई क्वेश्चन करें, फिर दे लाइक, बेशक वो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं सो दैट हम इसको कंटिन्यू करें आगे। हमारे एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कौन सी वेयर माइट लर्न हेल्पलेसनेस डेवलप मोस्ट, कहाँ पर ज्यादा ये जो है पैदा होती है, किस वजह से होती है, व्हाट आर द रीजंस दिस आई एक्चुअली थिंक हैपेंस? यस, यस। आई थिंक सो। मैं अब आई एम हियर टू टॉक विद यू टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ टीचर्स, आई थिंक सो। या सोसाइटी की या पेरेंट्स की बात की जाए,
जब एक चीज़ किसी बच्चे के साथ कोई फेलियर हो जाता है, वो कंटिन्यूअसली वो एक उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि इज़ अ फेलियर। उसको बाज़ औक़ात जो है फिर वो पीपल स्टार्ट गिविंग टॉन्टिंग हिम, उसको टॉन्ट करते हैं, "तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, तुम पढ़ ही नहीं बिल सकते, तुम ये जा ही नहीं सकते, तुम कर ही हुँ। नहीं सकते, जॉब नहीं कर सकते, तुम पास नहीं हो सकते।" तो इस तरह के सेंटेंस जो है वो कंटीन्यूअसली फिर वो उसके आई थिंक सो उसका एक हिस्सा बन जाता है, जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि लर्न हेल्पलेसनेस, कि वो उसके अंदर एक ज़हन में एक माइंड बन जाता है कि वो सब कुछ ये कर ही नहीं सकता। तो बार-बार इस तरह के अल्फाज़ दोहराना किसी बच्चे के सामने या 1-2 दफ़ा भी अगर कहे गए जिस तरह फरमा रही हैं, तो वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव तासुर छोड़ते हैं, जो कि बाद में उसकी ज़िंदगी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करता है और वो जैसे आपने फरमाया आई थिंक सो कि वो फिर सीख जाता है कि मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया कि रिपीटेड फेलियर साइकिल में लेट द चाइल्ड लूज़ द कंट्रोल ओवर हिज़ और हर लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से वो एहसासे कमतरी या एहसासे बेबसी का शिकार हो जाता है। अब जी, यहाँ पर एजुकेशन सेटअप में हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, ख़ास तौर पे जब बच्चा जो है वो अपने अच्छे ग्रेड्स के साथ कोप अप नहीं कर पाता, ड्यू टू व्हाटएवर रीज़न्स। तो जब दूसरी बात ये है कि जब हम बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, देन ऑल्सो लर्न्ड हेल्पलेसनेस का बच्चे शिकार होते हैं, और ये गलती माँ-बाप भी करते हैं। अपने बच्चों को अपने ही बच्चों के साथ कंपेयर करके या उनके कज़िन्स के साथ कंपेयर करके, और ना तो ये सिर्फ लर्न्ड हेल्पलेसनेस के शिकार होते हैं कि बल्कि वो उनको जो है वो हेट्रेड और जेलसी भी डेवलप हो जाती है। सो दीज़ आर द थिंग्स जो पर्सनैलिटी का पार्ट हम एडल्ट्स ही अपने बच्चों में बनाते हैं। So we should be very much careful about whatever we are doing. So एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बच्चों को बार बार रिपीटेडली नेगेटिव कमेंट्स देने से या उनके रिपीटेड फेलियर पे उनको टीज करने पे या गुस्सा करने पर, थर्ड ये है कि उनकी मे बी इफ आई वुड से कि कोई बच्चा जो है वो नीच नहीं आ रहा है स्कूल में, इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग इन अ पॉजिटिव मैनर and we start saying that you cannot even press your dress, you cannot even wash your dress. So this is what he develops कि yes, I am untidy and I will be untidy throughout my life. सो इतनी छोटी छोटी सी चीजें जो है हम उसकी जिंदगी में, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर दाग लगाते ही चले जाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि इन्होंने तो कुछ सीखा ही नहीं। सो ये एक्चुअली इनको सिखाया ही यही गया है कि आप कुछ सीख नहीं सकते, और इसमें जो है वो उस्ताद का और पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द साइंस ऑफ दीज लर्नड हेल्पलेसनेस, कि हमें किस तरह मालूम चलेगा कि हमारे बच्चे के अंदर जो है वो लर्नड हेल्पलेसनेस है, या हमारा बच्चा बीमारी का शिकार है, क्योंकि जब तक हम डायग्नोस नहीं करेंगे तो हम मदद किस तरह करेंगे उस बच्चे की। अच्छा देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव लर्न हेल्पलेसनेस को, ठीक है। जो एहसासे बेबसी है, सीखा हुआ एहसासे बेबसी है, तो पहले हम उसको देखेंगे वो कॉग्निटिवली कैसे डेवलप होता है। कॉग्निटिव मतलब बच्चों के थॉट पैटर्न्स में बताओगे किस ज़रा? तरीके से आता है, राइट। तो सबसे पहला जो है कॉग्निटिवली अगर देखा जाए तो बच्चे के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ फेलियर बिफोर ट्राइंग। जब आप बच्चे को कोई प्रैक्टिस दे रहे होते हैं तो नॉर्मली होता ये है कि हम प्रैक्टिस के दौरान ही उनके साथ क्या करते हैं, उनको ये बोल देते हैं उनकी प्रैक्टिस के देखते हुए कि यू कैन नॉट डू इट। सो वी वर डिस्कसिंग कि ड्यू टू द हम बच्चों को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, तो वो इस नहीं करने की हमारे एहसास दिलाने की वजह से वो ट्राई करना छोड़ देता है। तो ये वाला जो सबसे पहला साइन होता है जो कॉग्निटिव लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी दिमागी सतह पे काम करता है। दूसरा है डिफिकल्टी इमेजिनिंग सक्सेस, यानी कभी कभी हम बच्चों से उनके गोल्स डिस्कस कर रहे होते हैं, और बच्चा अगर किसी, फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे से बोलते हैं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू वांट टू ग्रो अप, तो बच्चा जो है वो आपको लाइक कभी कभी बड़ा नॉन सीरियस सा जवाब देता है, तो कि मैं फला एक्टर जैसा बनूंगा, या मे बी मैं अपने पापा जैसा बनूंगा, या मैं अपनी मम्मा जैसा बनूंगा, या मुझे नहीं मालूम है मैं क्या बनूंगा। तो जब वो इस तरह की चीजें आपको आपके सामने अपने नजरिए को रखता है एंड यू रिस्पॉन्ड इट नेगेटिवली, तो बच्चा क्या सीख लेता है कि
मैं सक्सेस को इमेजिन ही नहीं कर सकता, या आप बोलोगे इतना छोटा सोचते हो, बस इतना सही कर सकते हो, और इसके अलावा आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, आप क्या डॉक्टर नहीं बन सकते? आपका जो इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज ऑन स्टूडेंट या चाइल्ड इज बेसिकली the sign of learned helplessness which has been developed because of you in that, and this is also one of the cognitive sign. फिर दिमागी सतह पर और कौन से किस्म के थॉट पैटर्न्स से जो आप गेस कर रहे हो, तो जब आप बच्चे के अंदर ये साइन देखें कि वो बिलीव कर ले कि उसके एफर्ट्स, वो जितना भी एफर्ट डाल ले उसके ग्रेड्स ठीक नहीं हो सकते, वो जितना भी एफर्ट डाल ले वो जो है वो असाइनमेंट वैसे नहीं कर सकता जैसे उसको करना चाहिए, वो जितना भी एफर्ट डाल ले वो मैथ्स में 100 on 100 नहीं ला सकता. So this is also learned helplessness developed due to the cognitive reasons. और फिर attributing failure to personal inability. और फिर जब है ना जब हम बच्चा ये सीख ले कि ये जो मैं फेल हो रहा हूँ ना वो इसलिए है क्योंकि मैं ये काम कर ही नहीं सकता. जब उसको ये बात का एहसास हो जाए कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद ही नहीं है कि वो नंबर्स को याद रख सके या नंबर्स के साथ खेल सके, तो उसका मैथ्स इसी वजह से खराब है, तो वो कभी भी वो ये वाली जो हेल्पलेसनेस को, लर्न हेल्पलेसनेस को लूज नहीं कर सकता या उसको अनलर्न नहीं कर सकता. सो दीज आर द साइन. नेक्स्ट साइन इज दैट थिंकिंग आउटकम्स आर आउट ऑफ वंस कंट्रोल, यानी कि उनको जो है ऐसा लगता है, बच्चों को जब ऐसा लगने लगे कि हाँ अब कोई भी चीज़ जो है वो मुझसे अचीव नहीं होगी, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, आई कैन नॉट डू एनी थिंग, तो ये भी एक साइन होती है कि बच्चा जो है वो लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार है. और आखिरी जो कॉग्निटिव सतह पर आता है वो है हमारा बच्चा जब ये बोले कि मैं क्यों कोशिश करूं जब मैं कर ही नहीं सकता. जब आप बच्चों के अंदर ये तमाम चीजें देखें तो समझ जाएं कि बच्चा कॉग्निटिवली लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार है और हमें उस पर काम करना है. अब काम क्या करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, और इसको मतलब कि अनलर्न किस तरह करवाना है. देन और साइंस होते हैं जो इमोशनल लर्न हेल्पलेसनेस के होते हैं. इमोशनल मतलब जब बच्चों की फीलिंग्स और मूड्स जो हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता. जब आप बच्चे को होपलेस देखें किसी भी मामले में कि उसकी उम्मीद ही खत्म हो जाए, तो दैट इज नोन एज दैट इज द साइन ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस. देन जब उसका मोटिवेशन लेवल बहुत लो हो, उसको कुछ करने का दिल नहीं चाहता हो और उसको मतलब कि यू हैव टू लाइक बूस्ट हिम अलॉट, तो समझ जाइएगा वो लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार है. देन उसके अंदर अगर कोई भी आप टास्क दें तो उसके अंदर एनजाइटी वरिडनेस नजर आए तो भी आप समझ जाएं कि वो लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार है. जब उसके अंदर इमोशनल नमनेस आ जाए, मीन्स कि उसको इमोशनली अपने आप को, अपने इमोशंस को प्रॉपर तरीके से शो करने की सलाहियत खत्म होती भी नजर आए या मध्यम नजर आए, तो समझ जाएं कि वो लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार है. और इसका ये भी साइन होता है कि जब बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेट होने के बाद गिव अप कर दे, फ्रस्ट्रेशन की वजह से गिव अप कर दे, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग की वजह से जब वो चीज़ों को गिव अप कर दे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद इट, तो दैट इज ऑल्सो द साइन ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनली बच्चा जब है उसका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आए तब भी वो साइन होता है कि बच्चे ने ये सीख लिया है कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता. आर वी ऑन द सेम ट्रैक? लाइक एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? आई एम वेरी मच श्योर कि हम ट्रैक पर हैं एंड वी आर वेरी मच गेटिंग क्लियर अबाउट इट. बहुत आप जो है आपने सही तजिया फरमाया और आपकी जो गुफ्तगू है बहुत सैर हासिल जा रही है. मैं चाहूँगा कि आप इसको जारी रखिए. इसके बाद हम फर्दर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको विल आस्क देम कि आपसे वो क्वेश्चन भी करें, श्योर. और आई एम हियर टू आस्क यू एज वेल. तो ओके. काइंडली आप आगे साइंस ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस के साथ कंटिन्यू कीजिए. ओके. सो अगर हम बात करें मजीद साइंस की, तो हमने अभी आपके सामने इमोशनल और कॉग्निटिव साइंस को डिस्कस किया. अब हम बात करेंगे बिहेवियर की, बच्चे के जो ऑब्जर्वेबल एक्शन है बिहेवियर का, जो हम देख सकते हैं डेली बेसिस पर, जो वो बगैर बोले हम जज कर सकते हैं, तो वो ये है कि बच्चा जब जल्दी जल्दी गिव अप कर दे, एफर्ट्स डालना छोड़ दे, तो समझ जाइएगा कि वो लर्न हेल्पलेसनेस है. देन हमारे पास जो है वो बच्चा अगर चैलेंज लेने के लिए अवॉइड करे कि भाई मुझ मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट ट्राइंग दिस, आई डोंट वांट टू टेक दिस, देन ऑल्सो दिस इज द साइन ऑफ
लर्न हेल्पलेसनेस। एंड देन आप देखेंगे कि अगर बच्चा जो है वो किसी उसके अंदर ये चेंज आ गया है कि पहले वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो उसकी पार्टिसिपेशन क्लास में या घर की डिस्कशंस में कम होती जा रही है, तो ये समझ जाइएगा कि दिस हेल्पलेसनेस हैज़ बीन लर्नड। फिर पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, यानी एक बार मतलब यानी पहले से ही अज्यूम कर लें कि ये जो है मैं फेल हो जाऊंगा इस मामले में, ये मैं काम नहीं कर सकता। जब आपको इस तरह का भी बिहेवियर नजर आए कि बच्चा बोले कि नो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दिस, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले विद दिस गैजेट, और या मैं ये वाला जो है सम सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो आपको जो बिहेवियर में चीजें नजर आ रही हैं, दो उससे भी आपको ये मालूम चल जाएगा कि उसने फेलियर को पहले से ही एक्सेप्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो इस बीमारी का शिकार है। दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल डिजीज मैं आपको एंड यहाँ स्प्रेड। जी थोड़ा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपको जी रोक के, कि जी जी। आपने अभी फरमाया कि जब बच्चा इन सिफात का, इन चीज़ों का डायग्नोज हो जाए कि ये इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं, कि वो मजीद अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता, कोशिश करने के अंदर ही नहीं आता, हथियार डाल हम्म देता है, तो क्या ये एक से कि क्या ये एक फिजिकल ट्रेट उसका है, या ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बीमारी, फिर क्या ये हम हम्म। इसको कहें कि ये एक नफ्सियाती बीमारी में आ गया है क्या ये? अ, जी, मैंने अभी मेंशन किया कि ये साइकोलॉजिकल डिजीज है, और ये जो है इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, ये डायग्नोज भी होती है, ये करेक्ट भी होती है थ्रू थेरेपीज ओनली। इसके अंदर जो है वो हम उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं इन बच्चों के अंदर। पहले हम ये देख लें कि हम साइंस देख लें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात को साबित करती हैं जो कि ये बच्चा इस साइकोलॉजिकल डिजीज का शिकार है। एंड दिस इज टोटली क्योरेबल थ्रू थेरेपीज एंड पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन ऑफ एन अडल्ट हु इज सुपरवाइजिंग और मेंटोरिंग द चाइल्ड। ठीक है। आई होप मैं आपको अपने सवाल आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ। ओके। फिर दूसरा जो है वो हमारा जो जब हम बच्चे को नोट करें कि वो अपनी उस एज में, देखें हर एज में बच्चा है ना डिसीजन मेकिंग कर सकता है, राइट। चाहे जब वो चलना सीखता है ना तो भी वो डिसीजन लेकर अपने आप को सेव करना सीख लेता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि वो अपनी एज के अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। अगर आपका बच्चा, इधर इट बी योर ओन स्टूडेंट और योर ओन पर्सनल चाइल्ड, अगर आप उसके अंदर ये देखें कि उसका डिसीजन मेकिंग उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा, देन अगेन इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस। और फिर वो कोई नई कोशिश करना छोड़ दें, नई चीज़ों को ट्राई करना छोड़ दें, देन ऑल्सो इट इज़ अ साइन ऑफ बिहेवियरल लर्न हेल्पलेसनेस। अब हम बात करते हैं एकेडमिक लर्न हेल्पलेसनेस। ठीक है। इसके अंदर जो है जब आप क्लासरूम में देखें, जो नॉर्मली क्लासरूम सिचुएशन की बात करेंगे कि हमें एज अ टीचर क्या नज़र आता है। अगर बच्चा क्वेश्चन करना छोड़ दे, अगर उसकी तबीयत में ये था कि वो सवाल करता था, और मे बी हमारी वजह से कि तुम्हारे पास तो बहुत सवाल होते हैं, या मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेक्चर के आखिर में दूंगी और फिर मैं भूल जाऊं उसको फॉलो अप लेना, तो दीज आर द रीजंस जो जब हम बच्चे को जो है इस बात पे आमादा कर देते हैं कि भाई सवाल ही ना पूछो, तो ये एक साइन होता है कि बच्चा जो है इस कंटेजियस साइकोलॉजिकल डिजीज का शिकार हो जाता है। देन हमारे पास जो है बच्चा जब है कोई असाइनमेंट नहीं करना मतलब ही इज नॉट डूइंग एनी असाइनमेंट, देन ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ दैट साइंस। फिर इसके बाद है अगर बच्चा ये कहना शुरू कर दे आई कांट डू दिस बिफोर ट्राइंग, not after trying. The one who try and says that it means that he is seeking for help. अगर बच्चा हेल्प सीख करना छोड़ दे, देन ऑल्सो इट इज द साइन ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस, क्योंकि हमने उसको बेबस बना दिया है। देन हमारे पास जो है वो बच्चा जब एग्जाम्स और प्रेजेंटेशन देने को अवॉइड करे, उसको एग्जाम फोबिया डेवलप हो जाता है, तो दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द साइंस ऑफ द लर्न हेल्पलेसनेस। और लास्ट जो एकेडमिकली हम नॉर्मली देख रहे होते हैं, मैंने बहुत ही कॉमन चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं, जिसमें ये है कि बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है एक्सेप्ट पुअर परफॉर्मेंस एज नॉर्मल। जब उसने ये सोच लिया कि भाई ये जो पुअर परफॉर्मेंस है ना ये मेरा नॉर्मल है क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, मैं इससे आगे कुछ कर नहीं सकता, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एकेडमिक learned helplessness. So these were all the signs which we discussed right now related to your cognitive, behavior, emotions, and academic aspects. Now moving further, हम जो है डिस्कस करेंगे
दिस साइकिल, यू कैन सी दिस साइकिल, इस साइकिल में आपको क्लियरली नजर आएगा कि बच्चा जो है सबसे पहले फेलियर का शिकार होता है। लर्न हेल्पलेसनेस किस तरह डेवलप होती है उसके प्रोसेस को हम अभी डिस्कस करें। बच्चा जब कभी किसी फेलियर का शिकार होता है, और दीज आर द रिपीटेड फेलियर्स, तो उससे क्या होता है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। जब उसको अपने सोच पर, अपने आप पर, अपने एक्शंस पर कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर बच्चा नेगेटिव बिलीव्स को अपने सिस्टम का, अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लेता है। और जब उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो चीज़ों से विड्रॉल करने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता करके ही और शी स्टार्ट्स गिविंग अप। और फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है कि वो और भी फेलियर्स को फेस करने लग जाता है। एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड दिस अटैचेस अ लॉट ऑफ द लर्न हेल्पलेसनेस ट्रेट्स इन दैट चाइल्ड, क्योंकि हर चीज़ के, मैंने आपको बताया कि 4 मेजर डोमेन्स हैं। इसके अलावा भी मजीद डोमेन्स हो सकते हैं जिसमें हमने इमोशनल, एकेडमिक, कॉग्निटिव और बिहेवियरल डोमेन्स देखे हैं। तो ये ऐड ऑन होते चले जाते हैं, राइट। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द प्रोसेस, हम डिस्कस करते हैं कि हम अ, इस लर्न हेल्पलेसनेस को, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिंग लर्न हेल्पलेसनेस, कि हम जो है इसको किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। सो सबसे पहला तो ये है कि पीपल मस्ट, सबसे पहला है रीस्टोर द सेंस ऑफ कंट्रोल। अब बच्चों के अंदर हमने ये देखा कि सबसे फेलियर के बाद जो है सबसे पहले बच्चा जो लूज करता है वो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन होता है, राइट। तो उसके लिए पीपल मस्ट एक्सपीरियंस दैट देयर एक्शंस मैटर। हमें बच्चों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि एक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कंट्रोल होगा। और इसके लिए मैं आपको जो की सीमेंटिंग एलिमेंट्स बोलूंगी, इस पूरे रिवर्सिंग लैंड हैप्पीनेस के जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, उसका जो सीमेंटिंग एलिमेंट्स जो है ना, वो है आपका बच्चे के साथ ट्रस्ट और आपका बच्चे के साथ पेशेंस। जब आप ये दोनों को सीमेंट कर कर बच्चों के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, देन ओनली वी आर गोइंग टू बी एबल टू हेल्प द चाइल्ड रिवर्स दिस साइकोलॉजिकल डिजीज, राइट। ठीक। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, अगर बच्चे में है तो वो दूसरे के अंदर भी डेवलप कर देता है, इसीलिए मैं इसको कंटेजियस कहती हूँ। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम अपने बच्चे के अंदर जब खत्म कर रहे हैं तो एक्चुअली हम इसको मल्टीप्लाई होने से भी रोक रहे हैं। सो वी शुड बी वेरी मच कंसर्न, जब हमने डायग्नोस कर लिया कि ये साइंस हैं और ये साइंस मुझे मेरे बच्चे में नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं इसको रिवर्स कैसे करूंगी। तो सबसे पहले तो हमने बच्चे को ये सिखाया कि हमें अपने एक्शंस पे कंट्रोल होता है, और एक्शन करने के बाद ही हमें मालूम चलता है कि रिजल्ट क्या है। तो उनके अंदर जो फियर है ना कि उसका रिजल्ट ये आएगा कि मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो मेक श्योर कि उनको आप जो है इस बात का एहसास दिलाएं कि फेलियर इज ऑल्सो अ लर्निंग। ठीक है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने ट्राई किया है, ठीक है। तो कंट्रोल ट्राई करने से आता है, एक्शन करने से आता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, आप उनको डिफरेंट चॉइसेस दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, if they are unable to write the paragraph, maybe because of the learned helplessness with respect to the writing assignment, तो फिर आप जो है बच्चों को verbally करवा सकते हैं, कि आप verbally बता दें, because we need to somehow help the students learn what they are deficient of, right। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रस्ट और पेशेंस दिखाना होगा हमें। नेक्स्ट, हम बच्चों के साथ ये भी कर सकते हैं इनको रिस्टोर करने के लिए कंट्रोल को, कि हम इंडिविजुअल के साथ छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग का मौका दें, छोटे छोटे फैसले करने का। फॉर एग्जाम्पल, ओके नाउ अली हसन ऑफ आवर क्लास इज गोइंग टू डिसाइड दैट विच सम शुड बी गिवन इन होमवर्क। छोटे छोटे डिसीजंस जो वो ले सकता है, ताकि वो वापस से लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार ना हो जाए। हम इसको कोई इतना मुश्किल फैसला करने ना दे दें कि बेचारे पे जुल्म ही हो जाए और उसकी वो मजीद हर्ट फील करे। देन आप जो है वो उनके लिए काम करना छोड़ दें। बहुत ज़्यादा जो हम कभी कभी जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे नॉर्मली पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उनको इतना पैम्पर करते हैं कि उनके सारे काम अपने हाथ से करके देने लग जाते हैं। फिर वो बच्चा जो है वो सारी जिंदगी अपने बड़े के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि वो उनको प्रेस कर देंगे, वो उनको पानी का ग्लास ला देंगे, वो उनके आगे नाश्ता रख देंगे। दिस इज दे हाउ दे आर गोइंग टू लर्न हेल्पलेसनेस। तो हमें बच्चों को
ये अवॉइड करना चाहिए कि हम उनको एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज दें कि वो अपने काम खुद करें और इनफैक्ट दूसरों को भी हेल्प करना सिखाएं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट रिस्टोरिंग द सेंस ऑफ कंट्रोल। सेकंड जो हम लर्न हेल्पनेस उसको किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, बाय क्रिएटिंग स्मॉल अचीवेबल सक्सेसेस। अब आपको मालूम है जब हमें जिंदगी में कंट्रोल नहीं रहता और हमें फेलियर का एहसास हो जाता है और हम इस समझ जाते हैं कि भाई ये काम मुझसे नहीं हो सकता एज एन अडल्ट, तो हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मतलब गिव अप नहीं करेगा? तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों के लिए जिसमें हम डायग्नोस कर चुके हैं कि हाँ ये बच्चा एहसास बेबसी का शिकार हो चुका है, उसने सीख लिया है एहसास बेबसी को, तो हम उसके लिए छोटी छोटी स्मॉल अचीवेबल सक्सेसेस दें। मतलब जैसे कि उसको छोटे छोटे से टास्क दें जो वो खुद मैनेज कर सके। इजी इजी टास्क दें, इजी से हम उसको मॉडरेट पे लेकर जाएं, स्केप फोल्डिंग करें, इजी देन अ बिट डिफिकल्ट, देन अ बिट डिफिकल्ट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को एज अ फैसिलिटेटर हटाकर उसको इंडिपेंडेंट फील्ड में छोड़ें। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड रिवर्स द लर्न हेल्पलेसनेस। एंड देन जब वो कुछ छोटी सी भी सक्सेस करे तो उसको सेलिब्रेट करें। Celebration could be in a form of a tap on the shoulder, a smile on your face, maybe a clap from the whole group of the students. So this is how they are going to, reverse the learned helplessness. Then third, what we can do is that we can change the negative self talk. यानी जो बच्चा जो है वो बोलता है ना मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं नालायक हूँ, तो हम बच्चे को, जब ये बच्चा इस तरह से सोच रहा हो तो हम उसके माइंड सेट को चेंज, सुनो दिस दीज थिंग्स व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल थेरेपीज एंड प्रैक्टिसेस, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू चेंज, ठीक है? इसके लिए हमें जो है ना, ऐसा भी होता है कि एक टीचर के पास से साल खत्म हो जाता है लेकिन वो उस बच्चे को हेल्प नहीं कर पाती है, लेकिन वो दूसरे टीचर को जब देती है तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करती है कि सॉरी ये ट्रांसफर करती है तमाम चीज़ें जो उस बच्चे का बैकग्राउंड होता है। सो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो बच्चे की आदत हो जाती है कि आई कांट डू दिस, तो यू कैन हेल्प देम, नो बेटा यू कैन ट्राई स्टेप बाय स्टेप। आज आपने फॉर एग्जांपल एलसीएम के अगर वो फोर स्टेप्स वाले एलसीएम सॉल्व नहीं कर पा रहा या लॉन्ग डिविजन नहीं कर पा रहा, और अगर वो एक स्टेप भी कर देता है, सेलिब्रेट इट and say, see, you can do step by step. Today you can do step 1, tomorrow you can do step number 2 also. So ऐसा ऐसा करके उनको नेगेटिव टॉक को पॉजिटिव में चेंज करें। अगर बच्चा आपको ये कहता हुआ नजर आता है कि आई ऑलवेज फेल, तो फिर आप उनको बोले नो यू फेल्ड दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम व्हाट यू हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ। तो उसको एनालाइज करवाएं कि वो क्यों वो हारा है या क्यों वो फेल हुआ है। सो पॉजिटिव sentence gives the positive impact and gives the impact in a form of your actions, and same is the case with the negative. अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वाइब अट्रैक्ट होंगी, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट होंगी। अब जैसा एक और बच्चे बोलते हैं कि इट्स यूजलेस, आई एम नॉट डूइंग इट, सो they can you can develop their mindset कि no, let's say let me try once more इंस्टेड ऑफ गिविंग अप विद द थिंग्स। हमने तो देखा है बच्चे अपनी फेवरेट आर्केड गेम्स में भी गिव अप कर देते हैं, ओके आई कैन नॉट डू इट, रिमोट फेंक देते हैं और ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि हमने उनको ऐसा बना दिया, उनके अंदर सब्र खत्म हो चुका है। सो वी आर गोइंग टू जस्ट मोटिवेट देम, नो लेट्स ट्राई वंस मोर, यू कैन डू इट, राइट? फिर हमारे पास जो चौथा रिवर्सिंग लर्न हेल्पलेसनेस की स्ट्रैटेजी है, दैट इज यूज एट्रीब्यूशन रिट्रेनिंग। तो इसके लिए यू हैव टू टीच द पीपल टू एट्रीब्यूट द फेलियर टू चेंजेबल फैक्टर्स, नॉट फिक्स्ड एबिलिटी फ्रॉम लाइक, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बच्चा जो है वो ये ना बोले कि आई एम नॉट स्मार्ट, तो इंस्टेड वो ये बोले कि आई नीड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। यानी अगेन यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच ही बच्चे को जो है वो रिस्टोर करवा सकती है लर्नड हेल्पलेसनेस को। देन वी हैव नंबर फिफ्थ, इनकरेज एफर्ट बेस्ड फीडबैक। बच्चों को जो है वो फीडबैक शुड बी फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी एंड इम्प्रूवमेंट, राइट? यू आर बच्चों को हम ये नहीं बोलें कि यू आर नॉट गुड एट दिस, बल्कि हम उनको तो ये बोलें योर स्ट्रैटेजी इम्प्रूव्ड दिस टाइम, राइट? अच्छा, अब फिर हम लास्ट पे आएंगे, दैट इज मॉडल परसिस्टेंस। यहाँ पर मैंने आपको बिगिनिंग में ही बोला था कि सीमेंटिंग करनी है हमें ट्रस्ट से और पेशेंस से, राइट? तो लर्नर्स जो होते हैं दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, चाहे वो हमारी अपनी औलाद हो या हमारे अपने स्कूल के बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों।
लर्नर्स जो हैं वो इमिटेट बहुत करते हैं उन लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद, उन लोगों को जो उनको भा जाते हैं। और यही इट कुड बी बिकॉज ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस, इट कुड बी गुड बिकॉज ऑफ द गुड एक्सपीरियंस। ये बच्चों का बिलीफ सिस्टम में आ जाता है, कि उनकी फिलॉसफी बन जाती है, जो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनकर उसकी सारी जिंदगी उसके साथ चलती है। तो बी वेरी गुड रोल मॉडल, ठीक है। यू शुड like the teacher should be the person who shows the mistake openly, but in a very पॉजिटिव मैनर, कि मिस्टेक सबके साथ होती हैं, और ये मिस्टेक का जो है इस तरीके से प्रॉब्लम है, एंड ट्राई टू जस्ट इन्वॉल्व द चाइल्ड आउट ऑफ दिस, एंड बी वेरी मच ओके विथ स्मॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप इम्प्रूवमेंट। सो दीज आर सर्टन स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू हम अपनी लर्न हेल्पलेसनेस को रिवर्स कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें मुझे थोड़ा सा आप लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा लगेगा, कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टॉक से हम पॉजिटिव टॉक पर आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने बात की है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की। तो मैं आपको जो पिक्चर दिखाने जा रही हूँ वो है फिक्स्ड माइंडसेट की। अब आपको मुझे इसका पॉजिटिव माइंडसेट बताना है, ग्रोथ माइंडसेट बताना है, ठीक है। सो आई होप कि मुझे अब रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, एज वी हैव गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन द लाइक इन द मीटिंग। सो सबसे पहला जो है हमारे पास जो है फेलियर इज द लिमिट ऑफ माई एबिलिटीज। अगर बच्चा जो है वो ये वाले सेंटेंस बोल रहा है, दैट फेलियर इज द लिमिट ऑफ माई एबिलिटी, सो हाउ कैन वी बी द टीचर हु हेल्प हिम और हर से इट इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर बच्चा जो है वो हमें ये कह रहा है कि फेलियर इज द लिमिट ऑफ माई एबिलिटी, तो इंस्टेड ऑफ व्हेन यू लिसन सच टाइप ऑफ द नेगेटिव थिंग, सो टेल हिम और हर दैट फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, जी, राइट। एग्ज़ैक्टली। अगर आई वुड बच्चा, ऐड अप हियर। जी, ओके आप यस आप प्लीज। में से व्यूअर्स में से आप में से कोई कमेंट देना चाहेंगे? How can we can change this failure is the limit of my abilities into a positive or growth mindset, from fixed mindset to growth mindset? जी, जी। शरीफ वजी नफ़ीस हाँ। शरीफ नफ़ीस बात कर रहा हूँ, उस्मा पब्लिक स्कूल इस्लामाबाद से। मैं पूछ रहा था कि आपका क्वेश्चन क्या क्या यानी फिक्स्ड माइंडसेट की डेफिनेशन के बारे में आप कुछ पूछ रही हैं, या इस पर क्या आप पूछ रहे हैं? मुझे आपका सवाल थोड़ा-सा मैं चूँकि गाड़ी में हूँ, तो मुझे थोड़ा सुनने में वो हुआ था। आप पूछ क्या रही हैं? ओके, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की अबाउट रीस्टोरिंग लर्नड हेल्पलेसनेस, राइट। तो इसमें हमने नेगेटिव टॉक की बात की। नॉर्मली बच्चे जो हैं वो अपने अंदर ही अंदर, हम बड़े भी अडल्ट भी अपने अंदर अपने आप से बात कर रहे होते हैं, और जब लर्नड हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाती है तो वो बातें नेगेटिव होती हैं। तो उन नेगेटिव स्टेटमेंट को मैं पॉजिटिव करने की बात कर रही हूँ, जिस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल दी, कि अगर हमारे जहन में ये नेगेटिविटी आ रही है हमारे बच्चे के जहन में कि फेलियर इज द लिमिट टू माय एबिलिटीज, तो हम उनको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ किस तरह लेकर जाएंगे, हम उस नेगेटिव जुमले को पॉजिटिव में किस तरह चेंज करेंगे। हाउ व्हाट वुड बी द पॉजिटिव वर्जन ऑफ फेलियर इज द लिमिट ऑफ माय एबिलिटीज। जी, जी, मैं बिल्कुल समझ गया। मेरे ख़्याल में हम क्लासरूम में जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, तो हम उनको कहते हैं कि एक वो है ना, एक शेर भी हम सुनाते हैं आमतौर पर, अम, "वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।" अ, मतलब आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है, देखिए आप फेल हो गए ना, कोई बाहर बाज़ार में घूमता बच्चा क्यों क्यों नहीं फेल होता है? या बिल्कुल। इसी तरह कोई एग्ज़ाम में जिसने स्कूल का रुख देखा ही नहीं, वो फेल क्यों नहीं होता है? यानी चाह के राइट। भी फेल नहीं हो सकते। आप फेल हो गए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह हम एग्जैक्टली। उनको ला सकते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। सो यस, वी कैन से दीज टाइप ऑफ द थिंग्स, यानी आपका जो स्टाइल है, किसी की इंग्लिश का फ्रेजिंग अच्छी होती है, किसी की एग्जाम्प्लिफिकेशन अच्छी होती है, जैसा आप शेर व शायरी के थ्रू कर सकते हैं। तो हर किसी का अपना आर्ट होता है, हर टीचर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो वी कैन जस्ट से दिस वे ऑल्सो, लाइक फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। यू गॉट जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड ग्रो, राइट। सो अब अगर हम नेक्स्ट ये देखें कि हमारे पास अगर ये आता है, आई एम ईदर गुड at it or I am not, राइट। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। आई थिंक सो आप बात कर रही हैं, आप बता रही थी कि फेलियर इज़ द लिमिट ऑफ माय एबिलिटीज़ के बाद बच्चे जो हैं वो ये सोच जी। लेते हैं कि जो हमारी नाकामी है, वो मेरी जितनी भी खूबियाँ हैं, वो उनकी एक लिमिट है। ठीक है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता या इससे आगे नहीं जा सकती, हम्म। दिस इज़ ऑल दैट आई कुड अचीव। तो हम्म। उनको इस एहसास से निकालने के लिए
सर आपने हम्म बताया कि वो ये है कि आप जिस तरह बता रही थी कि फेलियर इटसेल्फ हम्म इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस, ट्रू कि नाकामी राइट बजाते खुद हम्म कामयाबी की एक सीढ़ी होती है, फर्स्ट स्टेप होता है, कि राइट नाकामी भी आपको सिखाती है कि ये नाकामी हुई है, तो अगर हम उसको नेगेटिव पॉजिटिवली लें तो हमसे ड्राइव करते हैं कि ये चीज हमने यहाँ पे ये गलती की, ये हमें यहाँ, जिस तरह आप डॉग की मिसाल थी वो आपने दी, उसको पता लगा कि जब हम्म लाइट जलती है तो उससे जो है उसको इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो अगर वो राइट उस चीज से उसने एक सबक लर्न लिया, अगर वहां पर लाइट नहीं होगी तो शायद वो उससे ये अज्यूम करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, तो चीजों को दोनों को उसने साथ को इंसाइड कर लिया, उसने दोनों को मजबूत कर लिया। तो राइट जो यहाँ पर व्यूअर्स हैं, मैं उनकी अ, अ, अपने आम सतह पे लाने के लिए मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैडम का क्वेश्चन है, जस्ट बी टू टू मेक यू पार्ट ऑफ ऑल दिस, हमें बड़ी खुशी होगी। कोई जानना चाह रहे हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है और वो ये एज्यूम कर लेता है कि बस ये मेरी एक लिमिट है, जो मेरी तमाम नाकामियां हैं, मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि जितनी मेरी एफर्ट्स थी उसकी इंतहा ये है, मेरी जितनी भी खूबियां हैं मैं इससे ज्यादा बस कुछ नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर स्टक हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज, क्या ऑप्शंस, क्या आपका उसमें स्टांस हो सकता है कि उस बच्चे को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए? बताओ, अपना ख्याल दीजिए। मैडम तो साथ ऑफ कोर्स इसका साथ साथ सॉल्यूशन भी दे रही हैं, लेकिन वी वांट यू टू वेक अप एंड जस्ट बी पार्ट ऑफ दिस। यस आई वांट माय सेशन टू बी मोर इंटरेक्टिव, तो फिर मैं एग्जैक्टली। चाहूंगी कि आप पार्टिसिपेट करें और हमें रिस्पॉन्स करें। आई मेड द स्लाइड सिंस बिगनिंग सो इंटरेक्टिव, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पॉन्सेस, लेकिन आई वुड लव टू हैव, जैसा अभी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एक इस्लामाबाद के साथी ने, जिन्होंने हमें ये बताया कि हम फेलियर इज द लिमिट टू माई एबिलिटीज को किस तरीके से पॉजिटिव नजरिए से देख सकते हैं, और उन्होंने एक शेर का एक शेर हमारे साथ शेयर किया। अब हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है कि अगर बच्चा ये सोच रहा है आई एम ईदर गुड एट इट और आई एम नॉट, यानी मैंने फैसला कर लिया या तो मैं ये काम बिल्कुल कर सकता हूँ या मैं सिरे से नहीं कर सकता हूँ, तो हम बच्चों को इस अप्रोच को किस तरह से चेंज करें, व्हाट टाइप ऑफ द सेंटेंस वी शुड बी सेइंग और व्हाट टाइप ऑफ द स्ट्रेटजी वी वुड बी एम्प्लॉइंग टू सच चाइल्ड? Vajiha is raising hand. We can take response अस्सलाम from her. Yes, Vajiha. अस्सलाम वालेकुम। आई Walaikum थिंक assalam. कि जो कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, उसको थोड़ा-सा बढ़ाया जाए। इंस्टेड ऑफ कि आप लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ाए जा आई थिंक जो स्टूडेंट्स वीक हैं थोड़े, उनको थोड़ा आप टाइम दें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। और मुझे लगता है कि क्योंकि बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर इज़ परफेक्ट, लाइक Hmm. शी इज़ और ही इज़ परफेक्ट इन एवरी सब्जेक्ट और एवरीथिंग ना। तो हमें Right. इन इस तरह के बच्चों को थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करने के लिए, इट्स माय पॉइंट, आई डोंट नो इट्स करेक्ट और नॉट, बट मुझे लगता है कि उनको अपने फेलियर के बारे में थोड़ा-सा बताया जाए कि हम भी बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं। हमने भी ज़िंदगी Right. में फेलियर देखे हैं। ऑब्वियसली हम एक सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं, दूसरे में हम नहीं थे अच्छे, तो देन हमने एफर्ट किया, हमने कोशिश की, तो उसके बाद हम मतलब अपने जो फेलियर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताएँ, तो मे बी वो बच्चा हमारे साथ जो है वो कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, वेरी वेरी ट्रू। जब आप बच्चों को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाते हैं तभी बच्चा जो है वो आपसे इम्प्रेस होता है। जितना मैंने आपको बोला कि लर्नर्स जो हैं वो आपको इमिटेट कर रहे होते हैं, दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। सो वेरी वेल सेट वजीहा। बहुत ही पॉजिटिव, मतलब कि बहुत ही बात आपने इम्पोर्टेंट और टू द पॉइंट की है कि जो हम कह रहे होते हैं बच्चा वो ज्यादा मानता है बनिस्बत वो अपने वालिदैन के, लेकिन उनको ऐसा लगता है टीचर ने जो बताया वो ज्यादा सही है बनिस्बत इसके कि जो मेरे घर में चाहे उनकी अम्मा पीएचडी क्यों ना, उनको लगता है कि नहीं, उनकी टीचर ने जो बताया ना वो ही ठीक है। सो दिस इज ट्रू कि हम टीचर्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने ही एक्सपीरियंसेस, अपने फेलियर्स उनके साथ शेयर करें ताकि बच्चा जो है ये समझे कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। राइट, वेरी गुड। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट इज लाइक इस सेंटेंस को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? आई एम ईदर गुड एट इट और आई एम नॉट। जब बच्चा ये तय कर लेता है या तो मैं कर सकता हूँ या तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, तो इस तरह की अगर अप्रोच होगी तो व्हाट शुड वी डू?
आई थिंक हम इनको कह सकते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, बिकॉज हाँ आप एक दफा फेल हो सकते हैं, 2 दफा फेल हो सकते हैं, बट आप इसको कर सकते हैं। आपको करने से किसी काम को या किसी चीज को करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इट्स योर डिसीजन कि आपको करना चाहिए। ट्रू, वेरी गुड। आप जो है बच्चे को रीइंफोर्स करें कि आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग आई वांट, बिकॉज अल्लाह हैज मेड मी इन सच अ वे दैट आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, बट इट इज ऑलवेज दैट आई कैन, बट इफ आई वांट, ठीक है। सो yes, you can do it and you have the ability, because everyone is blessed with the same type of the mind and it is up to us कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। सो वेरी वेल सेड। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि बच्चा अगर इस बात का आदी हो जाए कि आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज्ड, अगर ऐसा बच्चा हो तो हम उसके माइंडसेट को कैसे चेंज करेंगे? व्हाट वी शुड बी डूइंग कंटिन्यूअसली। अच्छा, परसिस्टेंस इज द की टू एनीथिंग वी आर डूइंग, राइट? सो अगर बच्चा ये बोले आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज्ड। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जैसे कि अस्सलाम। ड्यूरिंग द लेक्चर आपने क्लास में कहा कि वी कैन चेंज द स्ट्रेटजीज ना, कि मतलब जिस चीज़ से बच्चा जो है वो फियर में है कि मतलब मैं ये नहीं कर सकता, सो यू कैन हम्म। इनकरेज द स्टूडेंट बाय चेंजिंग द स्ट्रेटजीज। जैसे आपने कहा कि वो अगर राइटिंग में वीक है तो हम उसको ओरली जो है वो उससे परफॉर्म करा लें क्लास में, और देन वी गिव अ इंकरेजमेंट द स्टूडेंट बाय टैपिंग हिज शोल्डर और बाय राइट। गिविंग अ क्लैप, बिग क्लैप फॉर हिम। तो मतलब आप अपनी स्ट्रेटजीज को जो है ना वो ड्यूरिंग द आप क्लासरूम जो है वो अपने लेक्चर में या कुछ इस तरह से इनोवेटिव करें कि बच्चा जो है वो जिस चीज़ में उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, हम्म। तो आप उसको वही चीज़ उसको किसी और तरीके से आप उसको करवाने की कोशिश करें। ट्रू, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप यू आर अ वेरी गुड लिसनर गर्ल। सो एंड यू रिमेम्बर सो वेल, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो अच्छा, अब यहाँ पर जो है बच्चा अगर बोल रहा है कि आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज, तो यू कैन ऑलवेज डेवलप द माइंडसेट दैट चैलेंजेस हेल्प अस ग्रो, राइट? व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग चैलेंज, हो सकता है आप पहली रेस में जो है ना जीतें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके यू स्टार्ट विनिंग ऑल द रेसेस। सो अगेन वही वाली बात जो हम शुरू से डिस्कस करें। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगर बच्चे के माइंडसेट में ये बात बैठ जाए कि जेलस बाय द सक्सेस, व्हेन ही और शी बिकम्स जेलस बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, तो उसको अगर दूसरों से नेगेटिव हो रहा है, वो जेलस हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन द टीचर एंड द पेरेंट्स डू विद द किडोस, तो फिर क्या करना चाहिए एज अ टीचर? हमें, हम बच्चे के अंदर क्या ऐसी बात दिमाग में डाल सकते हैं कि उनको वो जेलसी से दूसरा शिफ्ट मिल जाए, ग्रोथ माइंडसेट का शिफ्ट मिल जाए? मैम हम कुछ वही बात है ना कि स्ट्रेटजी से कुछ ऐसी बनाए ना कि बच्चा उसमें भी विनर हो जाए, मतलब वो उस चीज को भी विन हम्म। करे, उसमें भी मतलब उसको नजर आए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो राइट। उसको जैसे दूसरे बच्चों से जेलेसी हो रही है तो मतलब वो खुद भी किसी चीज में कामयाब होना, ताकि वो खुद जेलसी फील ना करे। हम अपने राइट। क्लासरूम का सेटअप ऐसे करें, अपने स्कूल में ऐसा कोई कंपटीशन करें कि जिसमें हमें पता हो कि हाँ ये बच्चा जरूर विन करेगा, सो ताकि हम्म। उसका वो जो जेलसी का फैक्टर है वो मिनिमाइज हो सके। ट्रू। अच्छा, अब जब है ना यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये वो सेल्फ टॉक है जो बच्चा अपने आप से कर रहा होता है, ठीक है, या वो गुस्से गुस्से में कभी जबान पे ले आता है। तो जब हम इस तरह की चीजें बच्चे के अंदर डायग्नोस करें, तो हम बच्चा अगर देखेंगे, हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है बोल रहा है कि आई एम जेलस, कि वो हमेशा ही गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स, तो वी कैन से कि व्हाट अबाउट हमजा, इफ वी से दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस, अगर हम ये बोलें कि आई एम इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ हिज या हिज या अदर्स या व्हाट्सोएवर, तो हम नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में चेंज करना सिखाएं, तो ये उनका पॉजिटिव वाइब को डेवलप करेगा और उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज, कि जो बच्चे नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हों, हमारे पर फर्ज है कि हम उसको उस नेगेटिव वर्ड को भी पॉजिटिव में चेंज करें, बिकॉज वो वाइब करते हैं, और वो जो वाइब करते हैं वो पर्सनैलिटी का पार्ट बनते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सिंस बिगनिंग, क्योंकि जो चीज़ आप बच्चे की पर्सनैलिटी में आ जाए, वो उनका माइंडसेट बन जाती है, वो उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ हो जाती है, वो उनकी पर्सनल फिलॉसफी हो जाती है, जो उनके साथ सारी जिंदगी चलती है। और इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली इफेक्टिंग द पर्सनल दिस लाइफ विच इज टेम्पररी, बट ऑल्सो लाइफ आफ्टर डेथ, राइट? अच्छा, लास्ट है, आई स्टिक विथ ओल्ड मेथड्स, यानी जो बच्चा नए नई चीजें नहीं करना चाह रहा है, वांट टू स्टिक विद द ओल्ड मेथड ओनली। सो फॉर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट? ऐसा बच्चा जो नया कुछ भी नहीं ट्राई करना चाहता है, उसको हम किस तरह पॉजिटिव करेंगे?
ये डोंट वाले सेंटेंस को हम इस तरह से कर सकते हैं कि आई विल ट्राई टू डू न्यू थिंग्स, आई लाइक ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स, फेलियर इज नॉट अ टैग, फेलियर इज सक्सेस। इस तरह से हम उनसे पॉजिटिव टॉक करने की बात करें। स्ट्रैटेजीज की बात हमने पास्ट में की थी, इस वक्त हम नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव में चेंज करने की बात करें, फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर जाने की बात करें, क्योंकि अल्फाज का असर रहता है। This is what I was trying to say throughout this slide, that whatever word the child says or the whatever word the teacher says impacts the personality, right? Okay, now we are going to move to the next slide, and that is about is that learned helplessness is not a flaw. This is the whole outcome of this presentation, that learned helplessness is not a flaw in intelligence or character. It is a normal response to repeated experience. So if you see that this is something which is curable, which I called the psychological disease, but it does not means that bacha has some intellectual defect or some character defect, but it is a normal response जो normally develop हो जाता है हर इंसान में जब वो बार बार experience करता है failure को. And this can be reversed, it can be restored. So we should be very much positive and we should be alert. We being the educators, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि this is just a part of the life and it can be reverted. So this is what the whole crux Yes. of the presentation is. Now I would like every participant over here to give me one insight you gained today about learned helplessness. मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे Yes, please. कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ बिलो द एवरेज होते हैं। तो जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम फिर भी डील कर सकते हैं कि हम उन्हें मतलब उनके लिए हम बहुत सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आपने अपने लेक्चर में बताई भी हैं, वो सब चीज़ें हम उनके लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बिलो द एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो मतलब कुछ ज़्यादा इतने होते हैं डल के मतलब उनसे बोला भी नहीं जाता, वो बोल भी नहीं पाते ना ठीक से। उनके हम्म पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं होती ज़्यादा। तो हम्म वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनको मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं आ सकते तो कम से कम इतना हो कि वो कॉन्फिडेंट हो जाएँ, वो हम्म क्लास में सवाल पूछने लग जाएँ। हम्म क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट है वो फिर भी कर लेता है, उसको आप कर सकते हैं मतलब किसी भी तरीके से आप उसको एप्रिशिएट करके आप उनको जो तरीके आपने बताए वो सब। हम्म लेकिन जो बहुत ज़्यादा निल्स मतलब होते हैं वो उनको किस तरह से आप कर सकते हैं मैनेजमेंट मतलब उनको किस तरह से ऊपर ला सकते हैं? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। नॉर्मली जो है हमारा फोकस एवरेज और अबव एवरेज पे ही होता है कि हम टीचर जो है उनको अटेंशन दे रही होती है, लेकिन जो हमारे बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उनको जो है ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही होती है, बिकॉज द रेस जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली। सो टू डील विद सच टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स who are actually below average and who are not participating, you know that they need extra time of yours. So I myself, let me just share with you my school life strategy when I was a teacher at schools, at various schools. So I whoever was spotted in such level, तो मेरे पास उनके नाम होते थे एंड मैं उनको आई वुड सजेस्ट कि मेरी अपनी जो ये सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि व्हेन इट कम्स टू बिलो एवरेज, उनके साथ बैठ के लंच करती थी मैम। समटाइम्स आई वुड मेक सैंडविच इफ इट इज अलाउड इन योर स्कूल पॉलिसी और व्हाट्सोएवर, और मे बी जस्ट ग्रैब अ कप ऑफ टी एंड सिट विद देम ड्यूरिंग द ब्रेक एंड डिस्कस। आप ऐसे बच्चों को अपने साथ अपनी क्लास के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं जब उनके साथ आप रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। जब तक आपका रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा ना, मार्क माय वर्ड्स, अच्छा बच्चा भी जो है ना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सकता। द की टू हैव एवरीवन इन्वॉल्व्ड इज बिल्डिंग रिलेशनशिप। when you start building relationship with the child and the child get the fear out of him कि भाई मेरा गलत भी मुझे जो है मेरा मजाक नहीं उड़ेगा मेरा गलत कहने से, मेरा गलत कहने से जो है मैं गलत नहीं कहलाऊंगा, तो बच्चा बोलेगा, राइट। और कोशिश ये करें कि जब आपने स्पॉट कर लिया है कि एक्स डब्ल्यू और ए बच्चा जो है मेरा बिलो एवरेज है, तो उस एक्स डब्ल्यू ए बच्चे को जो है वो आप वो सवाल करें जो उसके लेवल पर
जवाब आपको मालूम होता है, हर टीचर नोज दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज द लेवल ऑफ द चाइल्ड, उस लेवल का सवाल करें जिसका वो जवाब दे सके। उससे उसको मोटिवेशन आएगी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी। आप नाम लेकर जवाब दें, सवाल करें। अगर वो खुद सवाल नहीं करें तो कल जब आप उसके लेवल का सवाल करेंगे और वो जवाब दे पाएगा, तो कल वो खुद पार्टिसिपेट करेगा अपनी क्लास में। राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स हु आर बिलो एवरेज। एनी अदर क्वेश्चन? माय नेम इज नफीस अब्बास। मैडम, तकरीबन जितने जो कुछ सवालात मेरे जहन में थे, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपने तमाम सवालात कवर कर लिए। आखिरी जहन में मेरा ये था कि जो बिलो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हम कैसे बूस्ट करें। तो आपने कभी बड़ा अच्छा किया। वैसे मैं एज ए प्रिंसिपल कोशिश करता हूँ कि बच्चों से बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ, बच्चों के करीब हूँ, उनके साथ बल्कि बाज़ वक़्त कहता हूँ आपके साथ मैं लंच करूँगा, उनके साथ बैठ जाता हूँ। तो लेकिन ये जो बिलो एवरेज है वो फिर रिजल्ट नहीं देते किसी तरह भी। बहुत कोशिश करता हूँ, रिजल्ट नहीं आता उनका। उनके लिए क्या करना देखिए, चाहिए? देखें, ये आपका अच्छा सवाल है कि रिजल्ट नहीं आते। पहली बात तो ये है कि मुझे आपसे एक सवाल करना है, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। आप उनसे रिजल्ट क्या चाहते हैं? जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनसे क्या रिजल्ट चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कितने क्या चाहते हैं कि वो कितने मार्क्स ले आए, क्या कर लें? हमारे यहाँ ये है कि एक्चुअली हमारे यहाँ हिफ्ज होता है कुरान का। तो ओके। हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर्ली हिफ्ज कर लें। हम्म। तो हम्म। अब बच्चे बात 3 पारों का भी हुआ है तो 3 पारों में ही नहीं चल पा रहे। हम्म। तो अब उनको फिर हम क्या करें, आगे कैसे लेके चलें? 30 पारा उनको हिफ्ज करवाने हैं हमें, वो 3 हम्म। पारों में भी नहीं चल रहे, बार-बार उनको इनकरेज कर रहे हैं, बार-बार उनको। अच्छा, मैं असेंबली में बच्चों से कुछ सवाल पूछता हूँ, जो बच्चा जो सही जवाब देता है उसको इनाम दे रख देता हूँ, 30 रुपए के इनाम, 50 रुपए के इनाम उसके लिए। हम्म। इस तरह हमारे यहाँ ये होता है कि नेगेटिव जुमला नहीं बोलना, हम्म। सिर्फ इनकरेज करना है उनको। लेकिन वो जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो नहीं उठ पाते मुझसे, मैं अच्छा, वहाँ हार मान देता देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, उसका भी मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि अगर मेरे पास 250 ml का कप है, ठीक है, और मैं उसके अंदर 500 ml पानी डालना चाहूँ, तो वो पानी जा सकेगा? हूँ। एक्जेक्टली ऐसे ही है, एक्जेक्टली। तो बाद लोगों की मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो उससे ज्यादा हिफ्ज कर पाए, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें ये एज अ टीचर समझना होगा खुद, कि हम उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि एप्पल का टेस्ट है ना ऑरेंज जैसा हो जाए। ठीक है, तो ये हम पहले खुद समझ लें अच्छे तरीके से, फिर हम पेरेंट्स से बात करें। ठीक है, फिर हम सिस्टम से बात करें। हमें डिफरेंशिएटेड लर्निंग को प्रमोट करना होगा, जो हर पूरी दुनिया में होता है। राइट, तो इस तरीके से ही बच्चा सीखेगा, वरना तो वो हमेशा अपने आप को फेलियर ही समझेगा, फिर वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगा। आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा मुझे आपसे मुझे मिला कि ऐसे बच्चों को इस तरह के इनामात कर वो इस तरह के प्रोग्राम करवाएं जिसमें वो विन कर जाएं। तो ये भी मैं हम्म। प्रैक्टिस में लाऊंगा कि कुछ इस तरह के हम्म। प्रोग्राम करवाऊं जिसमें वो बच्चे जो बिल्कुल बिलो एवरेज है वो विन हम्म। करें, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल अप हो। जी ये भी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा इंट्रिंसिक पॉइंट मोटिवेशन आता है इससे, और फिर है। इसी से इनका माइंड डेवलप होता है। और फिर अल्लाह ताला ने तो हमें कुरान पाक के जरिए बहुत कुछ सिखा दिया है। आप माशाल्लाह से हिफ्ज ही करवा रहे हैं, तो सूरह आला का हिफ्ज करवाएं और उनको जो है वो पढ़वाएं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके जहन खुल जाएगा। माशाल्लाह छोटी ऐसे। छोटी सक्सेसेस एंड देन सूरह आला विल वर्क इंशाल्लाह। डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा मैम, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, मैं अपना एक शेयर कर देती हूँ ताकि बाकी टीचर्स भी सुन लें कि मैं जो बिलो द एवरेज बच्चे हैं ना, मैं बिल्कुल उनको अपने सामने बिठाती हूँ। मतलब क्योंकि हम्म। अगर वो बैक बेंचर्स बन जाते हैं तो बस फिर तो वो बिल्कुल ही गए। तो मेरा हम्म। ये होता है कि मेरी क्लास में जो 6 से 7 बच्चे हैं जो बिलो द एवरेज हैं, तो मेरा ये होता है कि मैं उनको अपने सामने बिठाऊँ, बिल्कुल मेरे सामने, मेरी चेयर के सामने बैठे हुए हों, हम्म। राउंड टेबल के सामने मेरे बैठे हुए हो मेरे साथ। और बाकी बच्चे, क्योंकि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो पीछे से भी जवाब दे देते हैं, वो उनको पता हम्म। होता है कि हमने आंसर करना है इस क्वेश्चन का, उनको आता है, तो वो पीछे से भी आंसर कर देते हैं। लेकिन ये बच्चे जो होते हैं वो अगर पीछे चले जाएं तो वो बहुत हम्म। ज्यादा फिर वो अपनी लाइफ में पीछे चले जाते हैं। तो मेरा ये है कि उनको अपने सामने बिठा के रखना। जब एक चीज हम्म। पीछे बच्चों को समझा रही हूँ तो इनको उनको एक दफा समझा रही हूँ तो इनको 2 दफा समझाऊं, 3 दफा हम्म। समझाऊं, ताकि हम्म। वो इसको समझ सके और मेरी आई कांटेक्ट मेरा उनके साथ हो, राइट। ताकि वो देखें कि मैं क्या समझा रही हूँ, क्या हम्म। पढ़ा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी, थैंक यू सो मच वजीहा फॉर शेयरिंग योर लर्निंग एक्सपीरियंस विद द टीचर कम्युनिटी। आई वुड ऑल्सो शेयर कि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि प्योर सीटिंग ऐसे करवा सकते हैं कि जो बच्चा शार्प हो
और उससे हेल्प करवाएं उस बच्चे को जो बिलो एवरेज होता है, राइट? तो वो भी वर्क करता है। आप उसको उसका रिस्पॉन्सिबल बना दें। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो जीनियस होते हैं, वो काम करके क्या करते हैं, क्लास को परेशान करते हैं, राइट? तो अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को और एक जो है बिलो एवरेज बच्चे को जब साथ बिठाएंगे, या हमारा जो स्लो लर्नर है, इस तरह के अल्फाज बोलने तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बच्चा कोप नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगलिंग बच्चा है हमारा स्कूल का या क्लास का, तो आप पेयरिंग इस तरह से कर लें कि एक शार्प बच्चा और एक स्ट्रगलिंग बच्चा हो। तो जब शार्प बच्चा जो है वो वक्त से पहले अपना काम कंप्लीट कर देगा, तो वो उसका इंचार्ज बन जाएगा कि वो उसको समझाए, ना कि उसको काम करके दे दे, राइट? तो दिस इज ऑल्सो लाइक पियर ट्यूटरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स। वो इसलिए क्योंकि जब पेयर ट्यूटरिंग होती है ना, तो बच्चा अपने लेवल से अपने लेवल पे वाले बच्चे के साथ बात करता है, तो उसको ज्यादा समझ आता है, जो टीचर से नहीं समझ पा रहा होता है बिकॉज ऑफ मेंटल लेवल डिफरेंस। कभी कभी टीचर को बड़ी डिफिकल्टी होती है कि वो बच्चों के लेवल पर आके बात करे, तो ये पेयर ट्यूटरिंग उस वक्त बड़ी काम आती है। सो यू कैन एम्प्लॉय दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एज वेल। जी मैम, मैं इस तरह करती हूँ, मतलब बहुत मतलब प्रॉपर उससे तो नहीं, लेकिन काफ़ी जगह मैं इस तरह कोशिश करती हूँ कि अक्सर मैथ्स में ऐसा होता है कि शायद मैं जो समझा रही हूँ मेरे लेवल का वो नहीं समझ रहा, तो जो बच्चा समझ चुका है मैं उसको कहती हूँ कि आप इसको समझाएँ, अपनी अब जिस तरह आप समझ गए हैं इसको उस तरह समझाएँ, शायद ये आपकी वजह से समझ जाए। तो मैं ये करती जबरदस्त, हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद ज़्यादा करूँगी आपके बताने के। जबरदस्त, जबरदस्त, दैट्स गुड। I'll just end with a takeaway sentence, thought, in fact. देखिए, मेरा मैसेज है तमाम टीचिंग कम्युनिटी को, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ कि आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज 18 और आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 19। तो इस तरह की गलतियां जो है वो हमने भी की, क्योंकि हमने मतलब इल्म और फहम से इतने ज़्यादा आगाह नहीं थे। तो गलतियां की, और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी अभी हमारे इर्द गिर्द जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं और या फ्यूचर में रिकॉर्डेड चैनल्स देखेंगे, वो हमारे जो गलतियां हैं ना, उनको रिपीट ना करें और हमसे सीखें। सो the main takeaway for this session is that नथिंग इज, अल्लाह ताला ने जब दुनिया में इंसान को भेजा था ना, तो एक मुकम्मल इंसान भेजा था और अकल और शऊर के साथ भेजा था। लेकिन उसके अंदर जितनी भी खामियां की ना, या तो वो हमने एज पेरेंट, हमने एज अ टीचर, या हमने एज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन की। तो इस वजह से ये हमारे ऊपर फर्ज है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस प्रोफेशन में डाला है, तो वी आर चूजन। और ये इनायतें जो हैं वो सिर्फ चुने हुए लोगों को होती हैं, जो खुदा जिस पर इनायत करता है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको इस प्रोफेशन में डाला है, तो टेक द ओनरशिप ऑफ द चिल्ड्रन एंड बी द गुड रोल मॉडल्स, एंड डू नॉट हर्ट एनी वन विद द वर्ड्स, बिकॉज ये जो हमारे अल्फाज होते हैं, या तो वो बच्चे की ज़िंदगी संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। और इसी से ही ये सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं, जिसमें ट्रॉमा एजुकेशन और लर्नड हेल्पलेसनेस और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना और ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द लर्नर्स whom the parents trust and give in our hands, जो अपने नन्हे नन्हे फूल हमें दे जाते हैं कि आप इनको बनाएं, संवारें और मुल्क का फ्यूचर बनाएं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत में अपनी मेंटल हेल्थ को पहले बैलेंस करें और फिर उनकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करें। थैंक यू। Jazakallah for a very valuable, very informative, and very needful lecture by you. थैंक यू सो मोहतरमा मच। अमरीन फातिमा साहबा, आपने टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स को जितने यहाँ थे, लिव इट केन से ज़्यादा इंशाल्लाह यू विल फाइंड ऑन द यूट्यूब, क्योंकि हर एक की अपनी टाइमिंग होती है, मे बी कि सब लोग उस टाइम से कोप अप नहीं कर पाते। बहरहाल मैं आप शुक्रगुजार हूँ आपका और थैंक तमाम यू। व्यूअर्स का। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो लेक्चर है वो उससे तमाम जितने भी टीचर्स कम्युनिटी है, जितने भी हमारे अहबाब है, उनके लिए बड़ा ये फ़ायदेमंद साबित होगा और हुआ है। जितना मैंने आज का आपका लेक्चर सुना और उससे मैंने जाना कि ऑफ कोर्स ये बहुत ही आपने एक अच्छा पॉइंट आज जो है वो बताया, सीखा हुआ एहसास है बेबसी के, कैसे ज़िंदगी में बच्चे जो पीछे रह जाते हैं वो फिर उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने स्ट्रेटजी बताई कि कैसे
टीचर्स जो है दे कैन हेल्प देम आउट, कि वो दोबारा खड़े हों, अपनी गलतियों से सीखें और क्या क्या वो स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या पॉइंट हैं। तो वेरी पॉजिटिव, वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह ये तमाम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। इंशाल्लाह। और विद दिस मैं आप सबसे रुखसत भी चाहूँगा, और रुखसत होने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है, आपकी जो राय है, आपकी जो ओपिनियन है, वो हमें मज़ीद इसको बेहतर बनाने में हेल्प आउट करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इन लेक्चर्स का मकसद जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तमाम जो असातिज़ा हैं, जो टीचिंग फैकल्टी से हैं, स्कूल से हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग से है, उनके मेयार तालीम को बेहतर बनाने में उनके जो मसाइल हैं, आप हमें बताइएगा कि क्या-क्या, कौन-कौन से इश्यूज़ हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिन पे हम अ, एड्रेस कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक बेहतरीन जो अपने फ़ील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, उनको हम लेके आते हैं। हमारे अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने अपने-अपने फ़ील्ड के एक्सपर्ट बुलाए हैं, और आज भी जो लेक्चर है आपने देखा, इनको सुना कि माशाल्लाह शी इज़ वन ब्रिलियंट स्पीकर, टीचर इन हर फील्ड, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि विल हैव बीन वेरी मच बेनिफिटेड। तो इसके साथ में अपनी जो सुख़्ने इल्म की जो टीम है, एजुकेशन लीडरशिप, उसके उनकी तमाम टीम का, ख़ुसूसन जो हमारे लीडर हैं, जिनकी सरबराही में हम सब ये काम कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर सैयद इम्तियाज़ रिज़वी साहब और शहीदी साहब और डॉक्टर अकील मूसा साहब, फिर इकरार साहब हैं, नासिर साहब हैं, और इसी तरह मैं फ़र्दन-फ़र्दन सबका नाम ले रहा हूँ, कमर साहब हैं, हानिया, इट्स अ होल टीम, शमीम, बिकॉज़ इट्स अ होल टीम। और बिहाइंड ऑल द सीन्स जो एडिटिंग करके जो आपके सामने आती हैं, तो इमरान हैं जो कि इसमें बड़ी एफ़र्ट करते हैं, इसको एक मज़ीद अच्छे तरीके से यूट्यूब पे लाने। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, और दुआ कीजिए कि हमें हमारे इस मकसद में हमें अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए कि हम आपके इसके इल्म के सफ़र में आपके मावन हो सकें, और अपनी-अपनी ज़िंदगी में अपना जो टाइम है, हम कुछ मज़ीद इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। विद दिस आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सैयद नुसरत हुसैन ज़ैदी, कोऑर्डिनेटर ELMS को, एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।